मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके अंदर हमने कल की क्लास में जो वीबीटी का सिद्धांत था, उस वीबीटी सिद्धांत के द्वारा पोलिंग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो स्थायित्व था उसकी व्याख्या करने के लिए 2 रूल दिए थे। फर्स्ट था उसमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी या विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, और सेकंड सिद्धांत था उसके अंदर थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसे हम बैक बॉन्डिंग के नाम से भी बोलते थे। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन 6 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें से 3 नाम एक ही कॉम्प्लेक्स के होते हैं और बचे हुए 3 नाम एक ही कॉम्प्लेक्स के होते हैं। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके नाम है वो अलग अलग रख दिए। टोटल हमारे क्या हो रहेंगे, 6 प्रकार के कॉम्प्लेक्स रहेंगे। उनमें से 3 की डेफिनेशन एक रहेगी और बाकी बचे हुए उन तीनों की डेफिनेशन है वो एक रहेगी। तो हमारे ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखी जाएगी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मुख्य रूप से 2 प्रकार के मानते हैं, उन 2 प्रकार के जो है उनके 2 नाम और रख दिए, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मुख्य रूप से जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर की आंतरिक कक्षक संकुल, इसको हिंदी में बोला जाएगा आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक, इनर को आंतरिक कक्षक संकुल। अब ये होते क्या है, जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट किससे बनते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स से बनते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं, जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, वो सारे के सारे डी ब्लॉक की जो संक्रमण धातुएं हैं उनसे बनते हैं। और डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें क्या रहता है, डी कक्षक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-d 1 to 10 ns 1 to 2, ये रहता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद में यहाँ पे होता है, इसमें np खाली होता है ये भी, और ये nj ये भी क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, ये रहता है डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब ये डी ब्लॉक की धातुएं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती हैं, तो जो संकरण की क्रिया होती है उस संकरण की क्रिया में या तो n-1 डी कक्षक भाग लेते हैं या फिर nd कक्षक भाग लेते हैं। 2 प्रकार के कक्षक है ना संक्रमण धातुओं के अंदर, एक तो ये है n-1 डी कक्षक, इनको बोलते हैं हम आंतरिक डी कक्षक, इनर डी कक्षक। ठीक है, और ये जो एंटी कक्षक होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य डी कक्षक। तो डी ब्लॉक की संक्रमण धातुओं में 2 प्रकार के डी कक्षक होते हैं, एक होते हैं आंतरिक डी कक्षक जिसको जो रहेंगे n-1 डी कक्षक, और दूसरे रहेंगे nd या बाह्य डी कक्षक। तो जब संक्रमण धातुएं हैं डी ब्लॉक वाली, वो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगी तो दोनों तो आएंगे नहीं, या तो ये डी कक्षक भाग लेंगे एस और पी के साथ में, या फिर एस और पी के साथ में ये डी कक्षक भाग लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि n-1 डी कक्षक भी भाग ले रहा है संकरण में और एन डी कक्षक भी भाग ले रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो ये n-1 डी कक्षक भाग लेगा ns और np के साथ में, या फिर ये एन डी कक्षक भाग लेगा इसके और इसके साथ में, तब ये भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो 2 प्रकार के कक्षक हैं डी कक्षक, तो दोनों प्रकार 2 प्रकार के हैं, तो हमारे कॉम्प्लेक्स भी कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के। जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, और जब संकुल यौगिक बनाते समय संकरण में बाह्य डी कक्षक, बाह्य डी कक्षक कौन से हैं, एन डी कक्षक हैं, ये भाग लेंगे तो बनने वाले संकुल को हम क्या बोल देंगे, बाह्य कक्षक संकुल है वो कह देते हैं। इसी आधार पे ये जो n-1 डी कक्षक है और ये जो nd कक्षक है, इन्हीं के आधार पे संकुलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक का नाम रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक कक्षक संकुल, और दूसरे का नाम क्या रहेगा, आउटर
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक संकुल, इसका नाम रहेगा हिंदी में बाह्य कक्षक संकुल। अब देखें इसके भी बाद में दो नाम बता दिए, यानी इन संकुलों की जो विशेषताएं थी उनको देखते हुए दो वैज्ञानिक आए, उन दोनों ने इसके दो नाम और बता दिए अलग अलग, तो इसके तीन नाम हो गए। ठीक है, उन तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जाए तीनों की डेफिनेशन सेम रहेगी। उसी प्रकार से जो बाह्य कक्षक संकुल है उसके भी दो नाम और बता दिए, तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 प्रकार के हो गए, लेकिन मुख्य रूप से ये दो ही हैं, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल। तो यहाँ पे लिखना आपकी संकुल यौगिक बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु के संकरण में डी कक्षकों के प्रकार के आधार पर कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, ये रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो संकुल यौगिक बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक के प्रकार के आधार पर संकुल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक कक्षक संकुल, और सेकंड रहेगा आउटर ऑर्बिटल कक्षक यानी बाह्य कक्षक संकुल। दो प्रकार रहेंगे, दोनों को पढ़ेंगे हम। इन दो में वो दो दो एक्स्ट्रा नाम है ना, इनके वो आ जाएंगे, ये ध्यान रखना, एक साइड में बना लेना। ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं मुख्य रूप से, तो ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे डी ब्लॉक वाली धातुओं को, इनमें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो इस प्रकार से लिखेंगे, इनको बोला जाएगा इनर डी ऑर्बिटल और इनको बोला जाएगा आउटर डी ऑर्बिटल। ये बना लेना, फिर याद रह जाएंगे। ठीक है, n-1d होगा आंतरिक डी कक्षक और nd होगा इसमें बाह्य डी कक्षक। ठीक है, अब देखें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले रहेगा अपना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए आप इनर डी ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो इसमें लिखा जाएगा कि वे कॉम्प्लेक्स जिनके बनने में, वे संकुल जिनके बनने में सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का आंतरिक डी कक्षक, आंतरिक डी कक्षक कौन सा होता है, n-1 डी कक्षक भाग लेता है, उन्हें आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। वे संकुल जिनके बनने में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का आंतरिक डी कक्षक, उसके ब्रैकेट में लिखना आप n-1 डी कक्षक भाग लेता है, उन्हें आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। होगी डेफिनेशन इसकी। आंतरिक डी कक्षक के ब्रैकेट में ये लिख देना ताकि याद रहे कि n-1 डी कक्षक को ही आंतरिक कक्षक संकुल बोलते हैं। अब देखो, जब आंतरिक कक्षक संकुल यानी n-1 डी कक्षक भाग लेगा तो संकरण कौन सा रहेगा, DsP2। DsP2 संकरण के द्वारा DsP2 संकरण वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आएंगे, कारण क्योंकि आंतरिक डी कक्षक S और P से पहला वाला लिखा हुआ हो ना संकरण में, तो वो रहेगा आपके आंतरिक डी कक्षक। तो DsP2 संकरण वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसी प्रकार से D2sp3 संकरण वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो बनाएंगे। D2sp3 संकरण से आपकी ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्योमेट्री, और DsP2 संकरण से आपकी ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। तो DsP2 संकरण वाले वर्ग समतलीय तथा D2sp3 संकरण वाले अष्टफलकीय संकुल हैं वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। अब आएगा इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम इसके अंदर देखें तो देखो K3FeCN6, एक इसके अंदर ये भी याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स है ना वो ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे
वे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो लगभग सारे कॉम्प्लेक्स है वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। युग्मन करेगा तो कुछ डी कक्षक, कुछ आंतरिक डी कक्षक क्या है, खाली हो जाएंगे। तो वो खाली होने वाले डी कक्षक है ना, वो संकरण में भाग ले लेते हैं। जब वो आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा आंतरिक कक्षक संकुल है, वो कहलाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल देखें, K4FeCN6। दोनों सेम है, केवल जो आयरन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है, इसमें रहेगी +3 और इसमें रहेगी +2। इसके अलावा कोबाल्ट NH3 6Cl3, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल रहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं, वो रहेंगे आंतरिक कक्षक संकुल। ये आगे इतना समझ में कि वे संकुल यौगिक जिनके बनने में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का आंतरिक डी कक्षक ब्रैकेट में n-1 डी कक्षक भाग लेता है, उन्हें आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। सेकंड लाइन लिखनी है कि DsP2 संकरण वाले वर्ग समतलीय तथा D2sp3 संकरण वाले अष्टफलकीय संकुल आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। और एक लाइन ये लिख लेना इसके अंदर थर्ड, कि वे संकुल यौगिक जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है वे लगभग सभी आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। ये रहेंगे तीन इसके एग्जाम्पल। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले आंतरिक कक्षक संकुल क्यों बनाते हैं, तो इसका रीजन एक ये हो जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो संकरण होते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, जिससे कुछ संख्या में आंतरिक डी कक्षक खाली हो जाएंगे और वो खाली होने वाले कक्षक संकरण में भाग ले लेंगे। तो जब वो आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आपके क्या कहलाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल है, वो कहलाता है। इतना आ गया समझ में, ये लिख लिया होगा। उसके बाद में इन्हीं का नाम है वो देखो, इनर ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे। देखो जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे ना, कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, इसके अंदर मान लीजिए कोई भी एक D8 विन्यास वाला है, कोई भी आयन है संकुल यौगिक में, उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ऐसे था, D8 था। तो ये दो है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, ये n-1 डी कक्षक है, यहाँ पे NS कक्षक होगा, यहाँ पे NP होगा और यहाँ पे NP होगा। फिर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसके साथ युग्मित हो गया, ये कक्षक खाली हो गया, ये S है और ये 3 P कक्षक है। अब यदि 4 लिगेंड हो तो वो क्या करेंगे, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ और बाकी बचे हुए 2 यहाँ जुड़ जाएंगे। तो संकरण कौन सा हो गया आपका, संकरण आपका हो गया DsP2 संकरण हो गया। अब ये DsP2 संकरण हो गया तो ये देखो आंतरिक डी, ये कौन सा है, n-1 डी कक्षक है ना, तो इस संकुल यौगिक के बनने में n-1 डी कक्षक भाग ले रहा है, तो ये हो गया आंतरिक कक्षक संकुल। अब ये जो आंतरिक कक्षक संकुल है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के आठों के आठों इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पेयर्ड है ना, एक भी अयुग्मित नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाता, सारे युग्मित नहीं होते, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो ये युग्मित हो गया, ये युग्मित हो गया तो ये कक्षक खाली हो गया, आंतरिक कक्षक। जब ये आंतरिक कक्षक खाली हो गया तो आंतरिक कक्षक संकुल बन गया। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो इस कंडीशन में क्या है, युग्मित अवस्था में है, तब इन्हीं कॉम्प्लेक्स को हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, जिसको हिंदी में बोला जाएगा चक्रण युग्मित संकुल। क्या बोला जाएगा, चक्रण युग्मित संकुल। तो इसमें एक लाइन, ये जो आंतरिक कक्षक संकुल है ना, उन्हीं का नाम रखा गया है चक्रण युग्मित संकुल। तो नीचे एक आपकी लाइन लिखी, उसमें क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले संकुल यौगिकों में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित अवस्था में है।
इस कारण से उसको बोलेंगे हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होगा तो उसको स्पिन पेयर्ड नहीं बोला जाएगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित अवस्था में हो, तब उस कॉम्प्लेक्स का नाम रहेगा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो नीचे आप लिख देना ये लाइन कि आंतरिक कक्षक संकुलों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं, इस कारण से ऐसे संकुलों को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। सारे आंतरिक कक्षक संकुलों को नहीं कहा जाएगा, उन्हीं आंतरिक कक्षक संकुलों को चक्रण युक्त या चक्रण युग्मित संकुल कहा जाएगा, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, उन्हें चक्रण युग्मित संकुल कहा जाता है। आगे समझ में? तो वे आंतरिक कक्षक संकुल जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें केंद्रीय परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, उन्हें चक्रण युग्मित संकुल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और जो एक साइंटिस्ट, ये तो बताया था, एक साइंटिस्ट था इसमें नाइहोम, जिसने VSEPR थ्योरी दी थी ना, वो नाइहोम है, साइंटिस्ट है। इसने इन कॉम्प्लेक्स का नाम रख दिया चक्रण युग्मित संकुल। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम रहेगा ओर्गल। ओर्गल नाम का जो साइंटिस्ट आया था, उसने चक्रण युग्मित संकुलों को क्या बोल दिया? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन्हीं को बोला है, जो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है ना, उन्हीं को इसने नाम दे दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बोला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसके अंदर यदि हम CFT बनाए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी ना आपकी 12th क्लास में, क्रिस्टल फील्ड विपाटन, उसके अकॉर्डिंग जब डी कक्षक है वो दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। नीचे रहेंगे निम्न ऊर्जा वाले, वो आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के हिसाब से होंगे, कि जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं उसके अंदर T2G कक्षक नीचे जाएंगे और EG कक्षक ऊपर जाएंगे। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड हो, उस कंडीशन में जो आपके EG ऑर्बिटल्स हैं और T2G ऑर्बिटल्स हैं, उनमें ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है। इस कारण से केंद्रीय धातु परमाणु के जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन होंगे वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं, और निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं, इस कारण से इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो कहा जाता है। तो उसके नीचे लाइन लिखना कि ओर्गल नामक वैज्ञानिक ने चक्रण युग्मित संकुलों को निम्न चक्रण संकुल कहा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये सारे एक ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स के नाम रहेंगे। इन तीनों में से कोई भी पूछा जाए, आपको लिखना है आंतरिक कक्षक संकुल की जो डेफिनेशन है वही इसके अंदर लिखनी है, और एग्जाम्पल भी सेम यही रहेंगे। इसमें ये लिखना है कि ओर्गल नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार के संकुलों को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें। इसमें सेकंड टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो रहेंगे आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलेंगे इसको यहाँ पे हम बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल, तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि वे संकुल यौगिक जिनके बनने में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बाह्य डी कक्षक, बाह्य डी कक्षक कौन से होते हैं? ND ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, उन्हें बाह्य कक्षक संकुल कहा जाता है। जैसे ऑर्बिटल भाग लेंगे वैसा इसका नाम हो जाएगा। तो डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि वे संकुल यौगिक जिनके बनने में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बाह्य डी कक्षक, ब्रैकेट में लिखेंगे ND कक्षक भाग लेते हैं, उन्हें बाह्य ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक संकुल कहा जाता है। इतना लिखने के बाद सेकंड क्या लिखेंगे कि वे कॉम्प्लेक्स या वे संकुल यौगिक जिनका संकरण sp3 हो या फिर जिनका संकरण क्या हो? sp3b2 हो।
अब ये तो देखो इसमें हालांकि डी कक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इसी के अंदर रख देते हैं। sp3 संकरण वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और sp3d2 संकरण वाले ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल, ये दोनों ही क्या है, इसमें है ना बाह्य डी कक्षक, बाद में लिखा जाएगा वो बाद वाला ही होगा, एन डी होगा, पहले लिखा जाएगा वो n-1 डी होगा। तो सेकंड लाइन लिखी जाएगी कि sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय संकुल तथा sp3d2 संकरण वाले अष्टफलकीय संकुल बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। उसके बाद रहेंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स में क्या लिखा जाएगा कि वे सभी संकुल यौगिक जिनमें वीक लिगेंड दुर्बल लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो दुर्बल लिगेंड प्रेजेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो वीक लिगेंड होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के जो डी कक्षक है उनका डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएंगे। तो युग्मन नहीं कर पाएंगे तो आंतरिक डी कक्षक खाली नहीं होंगे, वो खाली नहीं होंगे तो संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे। जब बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे तो संकुल कौन सा बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लो आप इसका, जैसे हो जाएगा K4 FeF6, और जो फ्लोरो लिगेंड है ना F नेगेटिव, वो क्या होता है? वीक लिगेंड है। सेकंड में K3 FeF6 आ जाएगा। इसके अलावा आप देखो COH2O6Cr3। तो वे, ये तो एग्जाम्पल लिख लेना और उसके अंदर एक लाइन लिखना कि वे सभी संकुल यौगिक जिनमें वीक लिगेंड प्रेजेंट होता है वे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कारण रहेगा इसका, क्योंकि वीक लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है, जिससे आंतरिक डी कक्षक है वो संकरण के लिए रिक्त या खाली नहीं हो पाते हैं। इस कारण से संकुल यौगिक बनने के लिए जो संकरण होगा उस संकरण में बाह्य डी कक्षक एन डी कक्षक भाग लेंगे। तो जब बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे तो बनने वाला संकुल क्या रहेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या बाह्य कक्षक संकुल है वो कहलाएगा। उसके बाद देखें आप इसके अंदर इनके जो दो नाम हो रहे, अब नाई होम था और एक था इसके अंदर ऑर्गल, इन दोनों ने क्या किया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के एक एक नाम दे दिए। इसने तो नाम दे दिया स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इसने नाम दे दिया, इन्हीं का नाम रख दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो दोनों ने ये नाम क्यों रखी, नीचे लिखना आपकी नाई होम नामक वैज्ञानिक ने बाह्य कक्षक संकुलों को चक्रण मुक्त संकुल कहा। क्यों कहा? तो देखें इसके अंदर कि वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो वीक लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के, जो वही कंडीशन है D8 वाली, D8 वाले में ये इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब वीक लिगेंड होगा तो ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि वीक लिगेंड है, वो युग्मन नहीं कर पाता। युग्मन नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित अवस्था में नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में नहीं है किसी कॉम्प्लेक्स के केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर, तो उसका नाम रहेगा चक्रण मुक्त कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो नाई होम ने इस प्रकार के संकुलों को चक्रण मुक्त संकुल कहा। कारण ये रहेगा कि इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें वीक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, और वीक लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएंगे, और युग्मन नहीं कर पाएंगे तो रहेगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और ऑर्गल नामक साइंटिस्ट था, उसने इन्हीं का नाम रख दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलेंगे उच्च चक्रण संकुल। क्यों रख दिया ऐसा नाम इसने? इसलिए रख दिया कि जब वो CFT वाला आता ना इसके अंदर कि T2G कक्षक है और EG कक्षक है, इस प्रकार से डी कक्षक है वो विभाजित हो गए। जब वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा कि डी इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो जब यहाँ जाएंगे इन EG और T2G में, तो 3 जाने के बाद में चौथा यहाँ युग्मित नहीं होगा, चौथा उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जा रहा है। हाई उच्च का मतलब हाई ऑर्बिटल्स में जाना, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, तो इस उसी के बेस पे इसका नाम रख दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे याद रख लेना आप, ठीक है।
उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जबकि पीछे वाले में क्या था, पहले सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले में जाएंगे, तब उसका नाम लो स्पिन रख दिया। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में जाने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले में जाता है, तब ऑर्गल नामक साइंटिस्ट था, उसने इसका नाम रख दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आ गया समझ में? तो इनर वाले के थे 2 नाम और 2 ही नाम, ये चक्रण मुक्त संकुल और उच्च चक्रण संकुल, ये इन 2 साइंटिस्ट ने रखे थे इसके नाम। तो कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से दो ही प्रकार के हैं, लेकिन उनके नाम क्या हो गए, 6 हो गए। तो इन 6 में से आपको कुछ भी पूछा जाए, डेफिनेशन 2 ही याद रखनी है, 3 की एक डेफिनेशन रहेगी, बाकी बचे हुए की 3 की एक रहेगी। एग्जाम्पल इन तीनों के यही रहेंगे, और पीछे वाले तीनों के एग्जाम्पल है वो यहाँ लिखे थे वही रहेंगे। आगे समझ में? ये थे आपके टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। ठीक है।